एक कामयाब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वो होता है जिसकी पैनी नज़र वो सब कुछ देख पाती है जो एक आम इंसान की आंखें नहीं देख पाती। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ना सिर्फ इंसानों की हरकतों पर नज़र रखता है, बल्कि उन जानवरों की हरकतों पर भी नज़र रखता है जो किसी न किसी रूप से उस केस के साथ जुड़े हुए हों या उस माहौल का एक हिस्सा हो। ऐसा ही एक केस आया हमारे सुनील कुमार चक्रवर्ती के पास, जो ब्लास्ट का क्राइम रिपोर्टर है। और ये केस आया सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास दूसरी हत्या के रूप में। तो चलिए अभी इस नॉवल के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। ईश्वर लाल राजनगर का एक जाना माना रईस इंसान था। 10 साल से वो इंसान लापता है, गायब है। कहाँ गया किसी को कुछ खबर नहीं। अब ईश्वर लाल के परिवार में उसकी पत्नी है विद्या, उसकी भतीजी है मधु जो अब जवान हो चुकी है, और उसका छोटा भाई है रोशन लाल। अब ईश्वर लाल की वसीयत के हिसाब से अगर उसकी मौत होती है तो उसकी जायदाद का बंटवारा 3 हिस्सों में होगा। एक हिस्सा जाएगा उसकी पत्नी के नाम, दूसरा हिस्सा जाएगा मधु के नाम, और तीसरा हिस्सा जाएगा उसके छोटे भाई रोशन लाल के नाम। अब विद्या जो है उनकी पत्नी, वो पूरी दौलत पर कुंडली जमाए बैठी है। वो नहीं चाहती है कि उसके पति के दौलत का बंटवारा हो। वो अपने पति की दौलत का हिस्सा न मधु को देना चाहती है न रोशन लाल को देना चाहती है। इसीलिए वो ज़िद पर अड़ी हुई है कि उसका पति मरा नहीं है, बल्कि वो गायब है, कहीं न कहीं दुनिया के किसी कोने में वो ज़िंदा है। वो सिर्फ इसलिए उससे दूर गया है क्योंकि वो हमेशा उससे झगड़ा करते रहती थी। इस कारण आज तक उसके ईश्वर लाल की दौलत का बंटवारा नहीं हो पाया है। अब रोशन लाल जो ईश्वर लाल का छोटा भाई है, उसे मालूम है कि कानूनन अगर 7 साल तक कोई इंसान लापता होता है, उसकी कोई खोज खबर नहीं मिलती है और ना ही वो सामने आता है, तो 7 साल बाद कानूनन उसे मृत घोषित किया जा सकता है। और अभी 10 साल हो चुके हैं, इसीलिए रोशन लाल वकील की सहायता से विद्या पर प्रेशर डालना चाहता है कि वो जायदाद का बंटवारा करे। अब यही सब चल रहा था कि एक दिन एक फ़ोन आता है ईश्वर लाल के बंगले पर, और वो फ़ोन उठाती है मधु, और सामने वाला अपने आप को ईश्वर लाल कहकर इंट्रोड्यूस करता है। मधु को विश्वास नहीं होता कि ये वही ईश्वर लाल है जो उसका चाचा है, जो 10 साल से लापता है। वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर लाल गायब हुआ था उस वक्त वो बच्ची थी, तो उसे विश्वास नहीं होता है कि ये उसका चाचा जो बोल रहा है कि वो ईश्वर लाल ही है, वाकई में उसका चाचा है। तो वो फ़ोन पे जो इंसान बात कर रहा है, वो बचपन की कुछ ऐसी बातें मधु को बताता है जिससे मधु को यकीन हो जाता है कि हाँ, ये इंसान जो फ़ोन पे बात कर रहा है वो वाकई उसका चाचा ईश्वर लाल है। अब ईश्वर लाल मधु से कहता है कि ये बात वो उसकी पत्नी विद्या को ना बताए, और शाम को 9 बजे ब्लास्ट के रिपोर्टर सुनील कुमार चक्रवर्ती के साथ वो एक घटिया से होटल ब्लिस पे आ जाए, और ब्लिस पर आकर रिसेप्शन पे जाके वो हीरानंद नाम के एक आदमी को पूछे। और जब हीरानंद सामने आएगा तो वो हीरानंद सुनील कुमार चक्रवर्ती और मधु को ईश्वर लाल तक पहुंचा देगा। ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देता है। अब मधु परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। 10 साल बाद अचानक फ़ोन आ गया है,
वो घबराई हुई है और ईश्वरलाल ने उसे कहा है कि उसकी पत्नी को मत बताना कि उसका फ़ोन आया था। और जब विद्या उससे पूछती है किसका फ़ोन था, तो वो छिपाने की कोशिश करती है, उसको नहीं बताने की कोशिश करती है। लेकिन विद्या को लगता है कि ये उसके किसी बॉयफ्रेंड का फ़ोन आते रहता है, इसलिए वो उसको छुपा रही है, उसको खूब डांट लगाती है। उसी दौरान पता चलता है कि जो मधु की जो बिल्ली है उसको किसी ने जहर दे दिया है। वो अजीब तरह की हरकतें कर रही है, मुंह से वो उसके सफ़ेद झाग निकल रहा है। तो मधु उसको देख के घबरा जाती है, उसको तुरंत बोलती है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। उसी वक्त रोशन लाल की एंट्री बंगले पे होती है और रोशन लाल भी देख के चौंक जाता है कि अरे बिल्ली को क्या हुआ है। तो वो बोलती, मधु बोलती है कि मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। तो रोशन लाल बोलता चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ मेरी गाड़ी में। और वो लोग उसे गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। तो रास्ते में मधु अपना रोशन लाल उसे बताता है कि वो किस तरीके से वकील की सहायता से अब विद्या से बात करने वाला है कि जायदाद का बंटवारा किया जा सके। तो इस पर मधु राज खोल देती है उसके सामने कि ईश्वर लाल जो है ज़िंदा है, उसका फ़ोन आया था उसके पास और उसने उसे रात को 9 बजे होटल ब्लिस में बुलाया है। अब ये सुनकर रोशन लाल थोड़ा चौंक जाता है कि ईश्वर लाल ने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया, वो तो उसका सगा छोटा भाई है। उसे फ़ोन करने के बजाय उसने मधु को क्यों फ़ोन किया। वो ज़िद करता है कि वो भी शाम को 9 बजे उसके साथ ब्लिस चलेगा और वो उसे 8:45 करीब ब्लिस के बाहर मिलेगा। ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, बिल्ली को दिखाते हैं। बिल्ली को डॉक्टर देखता है और बोलता है कि बिल्ली को जहर दिया गया था और हो सकता है कि आगे भी इसको जहर दिया जाए, इसलिए इसे उस घर में रखना मुनासिब नहीं है। तो मधु प्लान बनाती है कि वो ये अपनी बिल्ली जो है उसके माली को दे देगी और माली जो है उसे अपने घर पर रखेगा ताकि वो सेफ़ रह सके। बिल्ली उसकी घर पे कोई से नौकर चाकर जो है या जो भी है जिसका भी शक, भी पता नहीं कौन उसको जहर दिया, किसने उसको जहर दिया था, बट वो फिर से ये हरकत ना कर सके। अब मधु जो है इसके बाद जाती है सुनील से मिलने के लिए और सुनील को पूरा किस्सा बताती है। अब सुनील जो है 10 साल पहले भी उसने कोशिश की थी पता लगाने की कि ये ईश्वरलाल साहब जो है कहाँ गायब हो गए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। और जब आज उसे मौका मिला है 10 साल बाद ईश्वरलाल से मिलने का, तो वो तुरंत तैयार हो जाता है, बोलता है कि ठीक है मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तो रात को करीब 8:45 वो लोग पहुँचते हैं होटल ब्लिस पे। अब रोशन लाल वहाँ उनका इंतज़ार कर रहा है बाहर। ऐन वक्त पर वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि ईश्वर लाल ने तुम दोनों को खाली बुलाया था, अगर मैं जाऊँगा और कहीं खेल बिगड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जो भी ये हीरानंद है वो तुम दोनों को जहाँ भी लेके जाएगा मैं तुम्हारे पीछे कार में आऊँगा। तो मधु और सुनील जो है होटल में जाते हैं, रिसेप्शन पे जाके हीरानंद के बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हीरानंद तो है नहीं वहाँ पर, बाहर गया हुआ है, काफ़ी समय हो गया बाहर गया हुआ, आया नहीं है। और उसी दौरान एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन जब रिसेप्शनिस्ट उठाता है और बात करता है तो वो फ़ोन मधु और सुनील के लिए था। तो उस फ़ोन पे बात करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो इंसान बोलता है कि वो उन्हें होटल पे नहीं मिल सकता है, इसलिए उन्हें वो एक दूसरे इलाके में बुलाता है। फ़ोन हीरानंद का था, वो उन्हें बताता है कि वो इस एड्रेस पे आके उनसे मिले, अभी वो वहाँ होटल पे नहीं मिल सकता है। ये बात सुन के फ़ोन रखते हैं और वो लोग उससे मिलने के लिए वहाँ पर जाते हैं। रोशन लाल की गाड़ी में बैठ के वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जाके देखते हैं कि एक वीराने से इलाके में एक कार वहाँ पर खड़ी हुई है। ये लोग बाहर निकल के जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो पाते हैं कि वो इंसान, उसके सर पे किसी ने गोली मार दी है और वो कार के अंदर मरा हुआ पड़ा है, उसका मर्डर हो चुका है। और उसके सामने रुमाल में एक रिस्ट वॉच और एक पेन रखा हुआ है और एक पर्स है उसमें। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर प्रभुदयाल वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जो छानबीन करते हैं तो वहाँ पर सुनील की नज़र, पैनी नज़र पूरे कार का मुआयना करके पता कर चुकी है, वो देख चुका है कि वो जो रुमाल है उस पर किसी
ड्राई क्लीनर का सिंबल लगा हुआ है कि उस ज़माने में शायद ऐसा होता होगा कि जो भी धोबी के यहाँ से आप धुलवाते होंगे कपड़े, वहाँ पर शायद वो कुछ निशान छोड़ देता होगा कि ये उसके यहाँ से निकला हुआ कपड़ा है, तो वो निशान वहाँ पर उसको उस रुमाल पे मिलता है। पुलिस अपना काम करके चली जाती है और अभी सुनील के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये जो इंसान जो मरा है ये कौन है। क्या ये हीरानंद है? क्योंकि उन तीनों में से कोई हीरानंद को नहीं पहचानता है। इसका मर्डर किसने किया? कहीं इसका मर्डर ईश्वर लाल ने तो नहीं किया जो लापता है। इस केस की छानबीन सुनील शुरू करता है। कहानी में दो घटनाएं और घटती हैं। एक तो विद्या जो है गलती से कुछ जहरीले टैबलेट खा लेती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, और दूसरा जब वो हॉस्पिटल में है तो विद्या के बंगले पर एक चोर घुसता है, और जब मधु गुरखा की मदद से उस चोर को पकड़ने की कोशिश करती है तो वो चोर गोली चलाता है, गुरखा को बहुत ज़ख्मी कर देता है और खिड़की से कूद के भाग जाता है। अब कौन है ये कातिल? और 10 साल तक ईश्वर लाल क्यों लापता रहा? इस केस का खुलासा जब अंत में होता है तो प्रभु दयाल जो इंस्पेक्टर है वो तो चौंकता ही है, साथ ही साथ कातिल भी चौंक जाता है कि ऐसे कैसे पता चल गया। ईश्वर लाल के लापता होने के बाद किसे सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला था? शक की सुई जो है रोशन लाल पर भी जाती थी, क्योंकि रोशन लाल ही वो आखिरी इंसान था जो ईश्वर लाल से मिला था, जिसके बाद ईश्वर लाल लापता हो चुका था। क्या ईश्वर लाल के लापता होने में रोशन लाल का हाथ था? अब सुनील को अपनी सूझबूझ और पैनी नज़र का इस्तेमाल करके ये पता लगाना है कि ये चक्कर क्या चल रहा है, किसने हीरानंद का खून किया और ईश्वर लाल क्यों छिपता फिर रहा है। वो अपना एक थ्योरी तैयार करता है पूरी घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए, और इस थ्योरी को पक्का करती है वो बिल्ली की हरकत, किटी। अक्सर ये होता है कि लोग जो है एक जानवर की हरकतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जब कोई इस तरीके का मर्डर या चोरी होता है, क्योंकि उनको लगता है कि जानवर तो बोल नहीं पाता है, उससे क्या सवाल किया जाए। वो उस जानवर की हरकतों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उसके हाव भाव को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अपना सुनील ऐसा नहीं, वो बिल्ली की हरकतों पर भी ध्यान देता है, सवाल करता है कि ये बिल्ली ने क्या किया था, कैसे ये हुआ, बिल्ली क्यों यहाँ गई, यहाँ क्यों नहीं गई। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आता है और उसके ऊपर बेस करके वो अपने थ्योरी का पूरा खाका जो है रेडी कर लेता है। अब उसको असली बात समझ में आ गई है कि चक्कर क्या है, हो क्या रहा है, और वो पहुंचता है प्रभु दयाल के पास, और जहाँ पर वो अपनी थियोरी को प्रस्तुत करता है। और थियोरी को सुनते सुनते ही प्रभु दयाल के होश उड़ जाते हैं कि उसके दिमाग में ये क्यों नहीं आया, वो ऐसा क्यों नहीं सोच पाया जैसा कि सुनील सोच रहा था। और जब इस खेल के पीछे छिपे उस खिलाड़ी का पता चलता है कि जो ये गेम खेल रहा था, तो सब लोग चौंक जाते हैं कि ये ऐसा भी कर सकता था। लेकिन क्या वो खिलाड़ी अकेला था या वो किसी के लिए काम कर रहा था, ये आखिर में उभर कर सामने आता है। क्या कहानी है, क्या पूरा सस्पेंस है। ईश्वर लाल क्या
सामने आया, क्यों वो लापता हुआ था और कहाँ छिपा बैठा था, कौन सा ऐसा राज है जो उसके लापता होने में छिपा हुआ है। ये पूरी बात आपको नावल पढ़ने के बाद समझ में आएगी। तो मेरे हिसाब से ये नावल बड़ी ही ज़बरदस्त सस्पेंस लिए हुए है और इसकी रफ्तार बड़ी ही तेज़ है, बुलेट ट्रेन की तरह ये भागती है इसकी कहानी। हर 2-3 पेज पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि कहानी को स्पीड मिलती है और कहानी तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है और आपका एज अ रीडर इंटरेस्ट बना रहता है। और ये कहानी बड़ी ही छोटी है, 127 पेजेस लॉन्ग, 127 पेज खाली है इस कहानी में। इसे आप एक सिटिंग में ही पढ़ के इसे ख़त्म कर सकते हैं और पूरी एन्जॉयमेंट आपको मिलेगी इसमें, और आपको मज़ा आ जाएगा पढ़कर ये पूरी कहानी। इस कहानी को मैं 5 में से 4 रेटिंग दूंगा। मुझे ये कहानी इतनी अच्छी लगी। क्या आपने ये कहानी पढ़ी है? क्या आपने ये नावल पढ़ा है? क्या आपने दूसरी हत्या पढ़ी है? अगर आपने पढ़ी है तो आपको इस नावल की कहानी कैसे लगी, इस कमेंट में मुझे बताइएगा। और अगर आपने ये नावल नहीं पढ़ा है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस नावल को ज़रूर पढ़िए। फुल एंटरटेनमेंट है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और जैसे मैंने कहा कि इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक सिटिंग में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। पढ़ने के बाद आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और नए सस्पेंस थ्रिलर उपन्यास के साथ।